हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं आने वाले कुछ समय में हमारे AKTU के जो हमारे बैचलर इन फार्मेसी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। और इसी को ध्यान में रख करके अब मैं आपको कुछ वीडियोस दूंगा जो कि एग्जामिनेशंस के ऊपर बेस्ड होंगे। इस क्रम में हमारा जो सबसे पहला आज हम सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है फार्माकोग्नोसी फर्स्ट, कोर्स कोड BP4050, जिसके एग्जाम्स 2 जुलाई को होने वाले हैं। और इस क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि जो AKTU जो हमारी यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, इसके द्वारा प्रीवियस ईयर्स में पिछले 5 सालों में 2018-19, 2019-20, 2021-22, 22-23 और 23-24 में जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न पत्रों में पूछे गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, उनके आंसर्स को देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो उन पर बेस्ड अगर कोई और प्रश्न आप सॉल्व करते हैं तो वो भी आपको आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हम इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर भी देख रहे हैं। कितना आंसर लिखना है वो भी आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें ये भी दिखेंगी कि बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि रिपीट होते हैं, तो कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस इस वर्ष भी आपको पेपर में मिल सकते हैं, तो उसकी भी आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी। पिछले 5 बार ये प्रश्न पत्र पूछा गया है फार्माकोग्नोसी फर्स्ट का, जो मुझे अवेलेबल मिल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि 20-21 का प्रश्न पत्र यहाँ नहीं है, क्योंकि 20-21 में कोविड के समय पर MCQ बेस का प्रश्न पत्र हुआ था। तो इस तरीके का जो आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन पैटर्न है उस पर एग्जाम नहीं हुआ था यूनिवर्सिटी में, इसलिए वो पेपर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये जो आज का हमारा वीडियो है ये हमारे फार्माकोग्नोसी फर्स्ट सब्जेक्ट का जो बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जामिनेशन हो रहे हैं सेमेस्टर के, वहां पे उनको मदद करेगा। साथ ही साथ आगे चल करके आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको वहां पर भी मदद करते हैं। मैं हूं डॉक्टर बजेंद्र शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2018-19 के पेपर की। तो 2018-19 के पेपर में जो सबसे पहला प्रश्न पूछा था, बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न है, कई बार और पूछा जा चुका है। डिफाइन फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी क्या है हम सभी जानते हैं। फार्माकोग्नोसी जो है वो फार्मास्यूटिकल साइंसेज की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाले क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ाई करते हैं, उनके केमिकल क्या नाम है कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, उनके इवेल्युएशन के बारे में पढ़ाई करते हैं, उनकी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ उनके कल्टीवेशन, अगर हम प्लांट से रिलेटेड ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका कल्टीवेशन कैसे करेंगे, उनकी ग्रोथ कैसे करेंगे, उनका हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, ये सब कुछ जो है, और उनकी मेडिसिनल यूजेस क्या है, ये सब कुछ हम फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो आप कह सकते हो कि फार्माकोग्नोसी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है क्रूड ड्रग्स की, जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स etc, और उनका आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन, एक्सट्रैक्शन, मेडिसिनल यूजेस के लिए ये सभी चीजें जो है हम लोग फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक और प्रश्न पूछता है कि फार्माकोग्नोसी का जो नाम है वो कहाँ से आया था। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे साइंटिस्टों का नाम है, लेकिन जो सबसे सही एक निकल करके आता है वो है 1815 में CA सैंडलर साहब ने, ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया नाम है CA सैंडलर साहब का। तो CA सैंडलर साहब जो थे वो 1815 में उन्होंने, वो जर्मनी से रिलेटेड थे, और उन्होंने एक वर्ड जो है फार्माकोग्नोसी इस तरीके की स्पेलिंग के साथ उन्होंने लेके आए थे, जो कि उनकी किताब में आया था एलांटिका फार्माकोग्नोस्टिका बुक में सबसे पहले उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, जो कि आज भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक हिस्ट्री का भी पार्ट याद रखिए, क्योंकि इस पर बेस्ड कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो इस पेपर में था वो था व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्रूड ड्रग्स। जो क्रूड ड्रग्स होती हैं, जो कि हम प्लांट्स या एनिमल्स कहीं से भी प्राप्त करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम उसे वर्गीकृत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस प्रकार से होंगी। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, अल्फाबेटिकल है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पर है, टेक्सोनॉमिकल है। तो बहुत अलग अलग तरीकों से हम लोग जो है उस क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन करते हैं। उसमें टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो है इसे बायोलॉजिकल सिस्टम या बॉटनिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें हम जो टैक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं, जो बॉटनी में, जूलॉजी में आपने पढ़ी होगी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, उसका ध्यान रखा जाता है, जहां पर जो भी आप ओरिजिन जिस ड्रग की आप देख रहे हैं या जो भी आपका क्रूड ड्रग है उसकी जो बॉटनिकल, या तो वो प्लांट से आ रहा है या तो एनिमल ओरिजिन से आ रहा है, उसकी कैटेगराइजेशन उसके हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स पर हम लोग करते हैं, जिसमें हम किंगडम, डिवीजन, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिलीज, जेनरा, स्पीसीज,
ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं और उस बेस पर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इस सिस्टम को हम बायोलॉजिकल या बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम भी बोलते हैं और ये हमें जो नेचुरल रिलेशनशिप्स है डिफरेंट क्रूड ड्रग्स में उसको पहचानने में मदद करती है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें एक फैमिली का जिसका नाम है जिंजीबरेसी फैमिली, तो जिंजीबरेसी फैमिली से काफ़ी सारी ड्रग्स आप लेते हो, जैसे कि जिंजर है, जैसे कि आपका हल्दी है, ये सब कुछ जो है उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका जो आप कह सकते हो मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका एक रिलेशनशिप बनता है जब हम उन्हें टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू जोड़ते हैं और वर्गीकृत करते हैं। तो ये इसका यूज या रोल भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलीपॉइडी। पॉलीपॉइडी का क्या मतलब होता है ये आपसे पूछ रहा है। देखिए क्या होता है, जैसे आपने छोटे क्लासेस में जरूर रखा होगा क्रोमोसोम्स के बारे में, तो हम सभी जो सेल्स होती हैं उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे 2n आप बोलते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई बोलता है कि मेल कैरेक्टर्स के लिए माता पिता से गुणसूत्र जो प्राप्त होते हैं उसका हम बोलते हैं कि वो x और y होता है। तो एक मेल से आ गया, एक फीमेल से आ गया, तो XY जो है वो हमारा गुणसूत्र बनता है, यानी कि दो जोड़ों से मिलकर के बनता है। जब ये 2 से ज्यादा हो जाए गुणसूत्रों की संख्या जो है, क्रोमोसोम्स की संख्या जो है, तो उसी को हम लोग जो है पॉलीपॉइडी के नाम से जानते हैं। एकदम सिंपल शब्दों में इसको याद रखिएगा। तो पॉलीपॉइडी एक कंडीशन है जहां पर एक जो हमारा ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसमें 2 से ज्यादा कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं। ज्यादातर जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं जिसमें हम लोग भी आते हैं उसमें डाइप्लॉइड यानी कि 2n स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बट ये 2 सेट्स ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों पेरेंट्स से हमको मिलते हैं, यानी कि मान लीजिए एक मेल और एक फीमेल दोनों से एक एक जो है क्रोमोसोम मिलता है और डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स बनता है 2n जिसको आप बोलते हो। बट पॉलीपॉइडी में जो सेल और ऑर्गेनिज्म है उसमें 3 या 3 से ज्यादा हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स के नंबर देखने को मिलते हैं और ये कई बार हम लोग जानबूझ के भी करते हैं। अभी आगे आएगा इससे रिलेटेड के क्वेश्चन में, तो वहां भी आपको दिखाऊंगा कि ये प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग ऑफ्टन यूज करते हैं ताकि जो प्लांट्स हो वो डेवलप उनका बढ़िया से हो और इम्प्रूव्ड जो है उनकी यील्ड बढ़ जाए, मेडिसिनल कंटेंट जो है वो बढ़ जाए, उसकी जो मात्रा पैदा होती है, पैदावार जो होती है वो बढ़ जाए, उसके लिए हम पॉलीपॉइडी का प्रयोग जो है वो करते हैं फार्माकोग्नोसी में भी और एग्रीकल्चर फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सिन इन द प्लांट। ऑक्सिन जो है वो एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट ग्रोथ में भी एक चीज का ध्यान रखना है कि जो पूरी प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ होती है, जैसे प्लांट आप लगाते हो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसके रूट में बढ़ोतरी होती है, उसके क्या नाम है टहनियों में बढ़ोतरी होती है, ये सारा कुछ काम जो है वो ऑक्सिन्स के द्वारा किया जाता है। इसे हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंतर्गत रखते हैं। अभी इस पर भी आगे प्रश्न आएगा तो वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ऑक्सिन जो है वो प्लांट हार्मोन्स हैं और ये क्रूशियल होते हैं फॉर द रेगुलेटिंग प्लांट ग्रोथ। प्लांट के जो ग्रोथ है उसको रेगुलेट करने के लिए ऑक्सिन जो है वो प्लांट हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्लांट की डेवलपमेंट में भी काम आता है। एग्जाम्पल में जो है आप एक नेचुरली अकरिंग जो ऑक्सिन है जो कि प्लांट में अपने आप ही हार्मोन ये जो है प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में इसे IAA के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसका रोल आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछ रहा है, तो ऑक्सिन जो होते हैं उनका क्या क्या काम है आइए देख लेते हैं शॉर्ट में। तो जो पहला काम है वो सेल को इलैंगुएट करना और जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा जो रूट इनिशिएशन है कटिंग में, जैसे हम लोग प्लांट का पार्ट कट कर लेते हैं, कई बार आपने देखा होगा ग्राउटिंग वगैरह करने के लिए हम लोग प्लांट के पार्ट को काट करके रख देते हैं, तो उसमें से जो जड़ें निकलती हैं वो ऑक्सिन्स के प्रेजेंस में निकलती हैं। ये टॉपिज्म को भी रेगुलेट करता है, यानी कि जो लाइट और ग्रेविटी है उसकी तरफ जो प्लांट का ग्रोथ है उसको बढ़ाने में मदद करता है और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के साथ ही साथ जो फ्रूट का डिले होना है वो बढ़ाता है और लीफ के जो फॉलिंग ऑफ होते हैं एब्सेशन जिसको बोलते हैं, यानी लीफ जो है वो टूट के गिरे ना, उसको डिले करता है ताकि प्लांट की ग्रोथ बेहतर तरीके से हो सके। और साथ ही साथ इसका प्रयोग हम लोग टिश्यू कल्चर में भी करते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए, यानी कि जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं टिश्यूज हैं उनका जनरेशन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सिन जो है वो क्या है, प्लांट हार्मोन्स है और इसे हम ग्रोथ हार्मोन्स भी बोल सकते हैं क्योंकि प्लांट के ग्रोथ करने के काम में आता है। अगला प्रश्न हमारा इनलिस्ट वेरियस प्लांट टिश्यू कल्चर्स। प्लांट टिश्यू कल्चर्स क्या है उनके और उनके नाम यहाँ पे बेसिकली बताना है। तो पहले तो हम प्लांट टिश्यू कल्चर देख लेते हैं। ये जो एक टेक्निक है जो कि प्लांट के किसी भी पार्ट को या सेल के किसी पार्ट को लेकर के और टिश्यू को लेकर के प्रोपगेशन करती है, मतलब उसकी बढ़ोतरी करके उसके रिसर्च इत्यादि करने में हमारी मदद करती है। प्लांट टिश्यू कल्चर में काफी सारे पार्ट के या टाइप्स के होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। कैलस कल्चर है, सेल सस्पेंशन कल्चर है, मेरिस्टेम कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, एंथर या पोलन कल्चर,
प्रोटोप्लास्ट कल्चर या फिर ऑर्गेन कल्चर, जिसमें रूट शूट कल्चर भी आता है। इन सबको भी आप दो दो लाइन में देख सकते हैं, क्योंकि इनमें से एक दो पे भी अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये पूरा मोटो इस वीडियो का ये है कि किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं और आप उनका आंसर किस प्रकार से करें। तो ये जो है वेरियस प्लांट टिश्यू कल्चर के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको, एक अच्छा शब्द है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी प्लांट से किसी सेल को या उसके किसी पार्ट को ले ले, खास करके सेल को ही, और इससे हम लोग ग्रोथ करवाएं। जैसे अभी हमने एक प्लांट हार्मोन देखा है, तो डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट एनवायरनमेंट के प्रेजेंस में हम इसकी ग्रोथ करवाएं और ये डिफरेंट ऑर्गेनल्स में बदले प्लांट के, और फिर आगे चल करके इससे एक सेल से दो से चार करके ये पूरे के पूरे प्लांट में या ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए। इसी को हम लोग टोटिपोटेंसी बोलते हैं। तो आप कैसे आंसर लिखेंगे? टोटिपोटेंसी जो है वो किसी एक सिंगल प्लांट सेल की एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट करके कंप्लीट होल प्लांट जो है वो सुटेबल कंडीशंस में बनाता है। टोटिपोटेंसी जो है वो किसी भी सिंगल सेल की एक रिमार्केबल एबिलिटी है जो कि डिवाइड होती है, डिफरेंशिएट करती है डिफरेंट सेल टाइप्स में। एक सेल से मान लीजिए आपने सोमेटिक सेल ले रखा है और वो डिफरेंट अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट होकर के पूरा एक प्लांट बना करके हमको देता है, इंटायर एक ऑर्गेनिज्म बना के देता है, और इसी को हम लोग टोटिपोटेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक सेल से पूरा प्लांट बनाना है, इसी जो एबिलिटी है प्लांट सेल की उसी को बोलेंगे टोटिपोटेंसी। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज त्रिदोष थ्योरी इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा जो है वो बहुत ही एसेंट टाइम से एक हमारे आसपास अवेलेबल है, और इसमें दो बातें बड़ी जरूरी हैं। इसके जो आप प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं उसमें दो बातें बड़ी काम की दिखती हैं। एक तो त्रिदोष दिखती हैं, जिसे हम लोग वात, कफ और पित्त के नाम से जानते हैं, यही आपको यहाँ लिखना है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। और दूसरा जो होता है वो पंचभूत की बात करते हैं, जिसमें वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इन दोनों को जोड़ करके जो है प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा बनता है, और वो किस प्रकार से बॉडी को इलाज की तरफ ले जाएगा ये भी बनता है। तो त्रिदोष की जो हम बात कर रहे हैं वो तीन दोष जो ह्यूमन बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं वो है वात, पित्त और कफ, जिसे वाता, पिता और कफा इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। वात का मतलब होता है एयर और स्पेस, और ये जो आपको ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये पंचभूत हैं जिनके बारे में आयुर्वेदा बताता है। तो एयर और स्पेस यानी कि जगह जो है, आकाश जिसको आप बोल सकते हैं, और क्या नाम है, वायु बोलते हैं, इन दोनों के प्रेजेंस में जो है ये बनता है हमारा वता, जो कि मूवमेंट के लिए, शरीर के आपके मूवमेंट, जो ऑर्गन्स हैं उनके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पित्त की अगर बात करें तो ये फायर और मतलब अग्नि और पानी से बना हुआ है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेटाबॉलिज्म। जबकि कफ की अगर बात करें तो ये वाटर और अर्थ यानी कि पृथ्वी को क्या नाम है, रिप्रेजेंट करता है, और इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्ट्रक्चर एंड लुब्रिकेशन ऑफ द ह्यूमन स्ट्रक्चर या ह्यूमन बॉडी। तो ये तीनों का जो बैलेंस होता है, इन तीनों दिशाओं का अगर हम लोग देखते हैं कि बैलेंस है किसी के शरीर में, तभी उसे हम लोग बोलते हैं कि वो हेल्दी है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है इन सभी पांच भूतों में और इन तीन क्या नाम है त्रिदोष में, तो इनमें से किसी एक में भी, तो जो शरीर है वो बीमारी की तरफ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आयुर्वेदा क्या करता है, इसका बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट आर एल्कोलाइड्स। एल्कोलाइड्स आप सभी जानते हैं, प्लांट्स से पाए जाने वाले या नेचुरल ओरिजिन से पाए जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग, याद रखिएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, और इनका जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है, इनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे और एनिमल बॉडी पे, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एल्कोलाइड्स बोलते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जैसे कोल्चिसिन है, जैसे कि मॉर्फिन है, ये सभी एल्कोलाइड्स के ही एग्जांपल होते हैं। तो इसका आप डेफिनेशन बड़े शॉर्ट में लिख सकते हैं, 2 नंबर में पूछ रहा है। एल्कोलाइड्स जो रहते हैं वो किसी भी क्लास के नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस होते हैं, याद रखिएगा। और ये जो एल्कोलाइड्स होते हैं ये डाइवर्स होते हैं, और इंपॉर्टेंटली जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं ये ह्यूमंस पे और अदर एनिमल्स के ऊपर, इसी के लिए इनका उपयोग हम लोग करते हैं। जो वेल नोन एल्कोलाइड्स के एग्जांपल अगर आपको लेना है तो मॉर्फिन है, स्टाइचिन है, क्विनीन है, एफ्रिडीन है, निकोटीन है, ये सभी जो है एल्कोलाइड्स के एग्जांपल्स के अंतर्गत आते हैं। इनको आप याद रखेंगे, और इनका नाम जो है इनका एग्जांपल के रूप में भी पूछा जा सकता है, और क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉटन। कॉटन जो है, जैसे भी मैंने टी शर्ट पहन रखी है, कॉटन से बनी हुई है, तो कॉटन हमारे आसपास है, और कॉटन जो होता है वो एक फाइबर है, मतलब आप कहेंगे भी फाइबर भी आएगा आगे, तो उसका एक एग्जांपल है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है ड्राइड हेयर्स एंड सीड ऑफ
गॉसियम स्पीसीज। जो गॉसियम स्पीसीज के जो प्लांट्स होते हैं उनकी सीड के ऊपर डायड हेयर्स होते हैं और इन्हीं हेयर्स को हम निकाल करके कॉटन के रूप में यूज करते हैं। इसकी जो फैमिली है वो क्या है, मालवेसी है। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो जो मेनली यहाँ पर आपको केमिकल कांस्टेंट का पार्ट मैंने जोड़ दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन एक दो बार और पूछा हुआ है। वहाँ केमिकल कांस्टेंट कहीं पूछता है, कहीं बायोलॉजिकल सोर्स पूछता है, तो हम एक साथ यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो जो केमिकल कांस्टेंट है उसमें मेनली जो है सेलुलोज आपको देखने को मिलता है। कॉटन में सेलुलोज सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि लगभग 90% जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वैक्स, फैट और रेजिन्स भी पाए जाते हैं छोटी छोटी मात्रा में। और जब जो स्टरलाइज जो कॉटन्स होते हैं उसमें ऐश और मॉइस्चर भी हो सकता है जब स्टरलाइजेशन उसका किया जाता है, जो हम लोग मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। कॉटन आप सभी जानते हैं, कॉटन का प्रयोग हम वहां पर भी करते हैं। तो ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ कॉटन। अब आखिरी और 10वां प्रश्न जो 2018-19 के पेपर का था वो था व्हाट इज फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन के फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस क्या है हम सभी जानते हैं। जिलेटिन जो है वो कैप्सूल बनाने के काम में आती है और कुछ और काम है। तो जो फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस है जिलेटिन का, याद रखिएगा कि सबसे पहला जो कैप्सूल्स हम लेते हैं, चाहे वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स लो या सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, इन दोनों के प्रिपरेशन में हमको जिलेटिन चाहिए ही चाहिए। बिना इसके हम लोग कैप्सूल नहीं बना पाते। साथ ही साथ ये प्लाज्मा एक्सपेंडर की तरह भी काम करता है। सपोजिटरीज और लॉजेंजेस में एज अ बेस जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं जिलेटिन को। और माइक्रो इनकल्पुलेशन जो हम लोग करते हैं, ड्रग डिलीवरी, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जब हम लोग कर रहे होते हैं तो वहां हम लोग को चाहिए होता है, तो उसमें भी हम लोग जो है जिलेटिन का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी सिग्निफिकेंस है हमारे जिलेटिन के। तो ये हो गया हमारा 1 साल का पेपर। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें से कुछ क्वेश्चंस आगे रिपीट होंगे, तो वो भी आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो 18-19 के बाद हम 19-20 के पेपर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ जो सबसे पहला प्रश्न था वो था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फार्माकोग्नोसी एंड हु कॉइन्ड दिस टर्म। तो ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हो गया क्योंकि पिछले साल भी ये पूछा गया था। 18-19 में भी जो हम लोगों ने भी पेपर देखा था वहां भी क्वेश्चन नंबर 1 यही था, फार्माकोग्नोसी क्या। और वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि सीए सैंडलर साहब ने 1815 में इस टर्म की खोज की थी। तो यहाँ पे आप आंसर आराम से उसका लिख सकते हैं। दोबारा से जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिपीट हुए हैं और कब हुए हैं, कहाँ हुए हैं, ताकि हमें पता चले कि रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन दोबारा से उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको यहाँ पर मुझे नहीं है क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट आप आंसर वहां से जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा एक्सप्लेन अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। मैंने वहां आपको दिखाया कि जो क्या नाम है ड्रग्स हैं जिनका टेक्सोनॉमिकल हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे वहां पे, उसके बाद दूसरे साल अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में पूछ लिया। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन जो है, जो भी फार्माकोग्नोसी में हम लोग फार्माकोपिया बना रहे हैं या अपने लिए कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो वहां पर हम जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं, लैटिन है, इंग्लिश है, क्या नाम है, जर्मन है, जो भी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, उस लैंग्वेज में हम उस लैंग्वेज का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जैसे इंग्लिश की बात करें तो ABCDEFGH जो हम ऑर्डर पढ़ते हैं, इसी ऑर्डर में ड्रग्स का नाम हम लोग क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। अब इसमें खासियत ये होती है कि यहाँ पे कोई भी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज या आपस में कोई नेचुरल प्रॉपर्टीज का कोई रिलेशनशिप नहीं होता, केवल उनका जो नाम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD जो भी आ रहा है वो इसी क्रम में हम लिखते चले जाते हैं। तो ये जो है स्टैंडर्ड बुक्स बनाने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए, फार्माकोपिया में अगर आप देखिएगा तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आपको देखने को मिलता है, इसी तरीके से किया जाता है। तो क्रूड ड्रग्स जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, लैटिन हो या कोई भी साइंटिफिक नेम जो है उनके हिसाब से। और इसमें जो खास बात है कि ये सिंपल है और इजी टू यूज होता है। अगर हमें मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि जाइए और क्यूरक्यूमिन के बारे में आप पढ़ के आइए, तो आप गए स्टैंडर्ड बुक में, आप सीधे ABCD में गए और C में आपने ढूंढा, जैसे हम डिक्शनरी में खोजते हैं, तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही क्या होती है, अरेंज होती है। इसमें कोई भी ड्रग की प्रॉपर्टीज जो हैं वो अरेंजमेंट के लिए आवश्यक नहीं होती है, ये इसका फीचर है। और साथ ही साथ ये फार्माकोपिया में और ऑफिशियल टेक्सेस में यूज होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। लिमिटेशन क्या है इसकी, ये कोई भी सोर्स के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, थेरापेटिक एक्शन के बारे में कुछ जानकारी हमको नहीं होती। क्योंकि ABCD लगा रहे हैं तो कोई ड्रग कहीं पर भी जा सकती है अपने नाम के अनुसार। और अगर सिमिलर ड्रग्स को सेपरेशन करना कई बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो नेम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो सिमिलर ड्रग जो है लेकिन उनका नेम जो है वो डिफरेंट हो रहा है, तो कई बार उसका भी सेपरेशन जो है करने में हमको मतलब वो सेपरेटेड हो जाती है, उनको हम एक साथ पढ़ने में हमको दिक्कत आती है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स भी अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न हमारा व्हाट इज म्यूटेशन, इलिस्ट्रेट यूज ऑफ म्यूटाजेंस फॉर म्यूटेशन इन मेडिसिनल प्लांट्स।
म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो हमारा क्रोमोसोम है, जो डीएनए है खास करके, उसके पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, अगर उसमें किसी कारणवश उस बदल जाए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी बदल जाए, उसमें कुछ बदलाव हो जाए, डिफरेंस हो जाए, तो उसे हम लोग म्यूटेशंस के नाम से जानते हैं। म्यूटाजेंस किसे बोलते हैं? जो ये म्यूटेशंस कॉज करता है उसे म्यूटाजेंस बोलते हैं। तो म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है? सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, खास करके डीएनए। अगर इसमें किसी प्रकार का हेरिटेबल चेंजेस हो रहा है, वो भी अचानक से हो रहा है, जो पहले से आपको नहीं मालूम किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, उसे हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। और म्यूटाजेंस क्या होते हैं? म्यूटाजेंस वो होते हैं जो कि इस म्यूटेशन को कॉज करते हैं, जिनके कारणवश ये म्यूटेशन होती है। जैसे कि एक्सरेज है, गामा रेज है, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, जिसे ईएमएस भी बोलते हैं, ये सभी म्यूटाजेंस जो है वो म्यूटेशंस को इंड्यूस करने के काम में आते हैं। अब ह्यूमंस में भी हो सकता है, एक्सरे से हमारे अंदर भी हो सकता है, बट उसकी वजह से हमें कैंसर या हमारी सेल सही से काम नहीं करती, ये सारी चीजें हो जाती हैं। आपने सुना होगा कि कहीं पर अगर एटम बम वगैरह गिरा दिया तो वहां से भी म्यूटेशंस हो जाते हैं, जैसे कि आपने हिरोशिमा और नागासाकी का बात सुना होगा। लेकिन ये जो है वो हम अपने काम के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर हम कंट्रोल्ड वे में इसका प्रयोग करते हैं। तो जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनकी ईल्ड को, उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को, उनकी डिसीज रेसिस्टेंट को, या ओवरऑल जो प्लांट की क्वालिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हम कई बार डीएनए में जानबूझ करके इन सब की मदद से बदलाव करते हैं, ताकि जो है हमें अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स जो है वो प्राप्त हो और उनकी ईल्ड वगैरह क्या हो जाए, बढ़ जाए। यही इसका यूज है, जो आपसे यूज पूछ रहा है कि म्यूटाजेंस का प्रयोग हम क्यों करते हैं, हम इसी काम के लिए करते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जो डिजिटलिस है उसमें म्यूटेशन कॉज किया जाता है ब्रीडिंग करने के लिए, और जिसकी वजह से जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो कंटेंट होता है, आप सभी जानते हैं डिजिटलिस का काम जो है वो कार्डियक ड्रग की तरीके से यूज की जाती है, उसका कार्डियक ग्लाइकोसाइड कंटेंट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस काम के लिए हम उसमें क्या करते हैं, म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला प्रश्न हमारा, स्टेट हाउ डज द कलेक्शन टाइम एंड मेथड अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट को कल्टीवेट करने का मतलब कि जब मान लीजिए ग्रोथ किया हमने प्लांट, क्योंकि प्लांट है तो आप किसी जगह पे उसको लगाएंगे, ग्रो करेंगे, एग्रीकल्चरी उसको आप पैदा करेंगे, और कब उसको कलेक्ट करना है और क्या जो मेथड है आपका कलेक्शन का, उससे क्वालिटी किस प्रकार से ड्रग की इफेक्ट होती है, इसके बारे में बात करनी है। तो आइए बात करते हैं। तो जो कलेक्शन टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस समय आपको अपने प्लांट को कलेक्ट करना है। कई बार ऐसा आप लोगों ने देखा है, नॉर्मल खुद खेती में भी आपने देखा होगा कि जो प्लांट आपने लगाए हैं या कोई पेड़ आपने लगाया है जिसमें आपको फल प्राप्त करना है, तो आपको इंतजार करना पड़ता है सही समय का, जिस समय आप उसको क्या करेंगे, वहां से कल्टीवेट करके अलग ले जाएंगे या उसको यूज करेंगे। अगर आप गलत समय पर कल्टीवेट करेंगे, जैसे आम का सीजन है, सारा आम अगर हम कच्चे में तोड़ करके उसका अचार बना लेंगे तो आम पकेगा कब और हम उसे खाएंगे कब, उसका भी एक टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो समय पर उसमें डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट केमिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका टेस्ट, उसका रंग सब कुछ बदल जाता है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी भी क्या हो जाती है, इनहैंस होती है। तो टाइम का बहुत ध्यान रखना है कि किस समय पर आप उसका कलेक्शन कर रहे हैं। अब इसमें वेरी क्या होता है, सीजन बाय सीजन वेरी होता है। आप भी देखते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि 12 महीने आ रहे हैं, बट उनका जब पर्टिकुलर सीजन होता है उस समय उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हमको बेहतर देखने को मिलती है। टाइम ऑफ द डे, एक दिन में कब हम कल्टीवेट करने वाले हैं, कब हम उसका कलेक्शन करने वाले हैं, ये भी ध्यान रखता है। कुछ को मॉर्निंग, कुछ को इवनिंग लेते हैं। जो लोग अभी क्या नाम है, पूर्वांचल एरिया से आते होंगे वो जानते होंगे कि देयर इज अ प्लांट विच इज नोन एज ताड़ का पेड़, पाया जाता है गाजीपुर, बलिया, इस इलाके में, गोरखपुर इधर साइड में, बिहार साइड में, बिहार के बॉर्डर में, यूपी में बहुत जगह पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि सुबह के टाइम पर, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले अगर उसका जूस निकालते हैं तो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सूर्य निकलने के बाद अगर उसको हम कलेक्ट करते हैं तो वो अल्कोहलिक प्रॉपर्टी से बढ़ जाती है, वो नशे के लिए लोग यूज करने लगते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि किस समय आप उसको अपना कलेक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टेट ऑफ ग्रोथ में, जो स्टेजेस ऑफ डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस है, वहां पर आप ग्रोथ कर रहे हैं। प्री फ्लावरिंग होने से पहले आप कलेक्ट कर रहे हैं, फ्लावरिंग होने के बाद कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर फ्लावरिंग के समय पे कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें भी, या और भी डिफरेंट हैं पार्ट, जहां पे आप उसको कलेक्ट करेंगे तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे क्या हो जाता है, फर्क पड़ता है। मेथड ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इम्प्रॉपर कलेक्शन, जैसे कि हमको प्लक करना है, मान लीजिए टी के प्लांट की बात कर रहे हैं, तो ऊपर के पत्तियां को हम प्लक करते हैं, तोड़ते हैं। हम ज्यादा जोरी से तोड़ रहे हैं और पूरा पेड़ ही उखड़ जा रहा है, या एक पूरी डंठल आप तोड़ ले रहे हैं,
तो उससे क्या होगा, जो ड्रग की क्वालिटी है वो डैमेज होती है और प्लांट को भी नुकसान पहुंचता है। तो आप अननेसेसरी वहां पर प्लकिंग नहीं करेंगे। दूसरा, जो आप कट करने के लिए या प्लांट को के जो जिस पार्ट को एज अ ड्रग आप यूज कर रहे हैं उसको आप कलेक्शन करने के लिए जो भी टूल्स आप यूज कर रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि जो कंटामिनेशन होने वाला है और जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट, कंटामिनेशन को रोकेंगे और क्वालिटी को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तीसरा जो चीज है वो है इमीडिएट ड्राइंग आफ्टर द कलेक्शन प्रिवेंट्स द डिग्रेडेशन ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल्स। ऐसा नहीं कि आपने कलेक्ट कर लिया और बोरे में बांध करके फेंक दिया और वो धीरे धीरे फिर वो क्या होगा, सड़ेगा भी और खराब होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप जानते हैं कि जो हम कलेक्शन करते हैं उसको हम तुरंत हमें ड्राइंग करनी होती है, तो हम उसे ड्राइंग करने के लिए धूप में सुखाना है या ट्रे ड्राइंग करनी है, जो भी आपको करना है प्रोसेस, उसको तुरंत अगर आप करते हैं तो जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको हम लोग बचा सकते हैं लंबे समय तक के लिए। तो इस तरीके का जो मेथड ऑफ कलेक्शन है वो भी हमारी क्वालिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये उसके अच्छे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेरी रूट कल्चर। हेरी रूट कल्चर में हम क्या करते हैं, प्लांट को एक बैक्टीरिया के साथ मतलब ग्रोथ करवाते हैं, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से जो रूट है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं और फिर इनका प्रयोग जो है वो हम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को ग्रोथ वे करने के लिए, उनके पाथवे को समझने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हेरी रूट कल्चर का डेफिनेशन की बात करें तो ये एक इन्फेक्शन होता है प्लांट टिश्यूज का जो कि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनेसिस, याद रखिएगा इसको, एकदम याद रखिएगा, इसी की वजह से होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनेसिस, इसका इन्फेक्शन करते हैं जिसकी वजह से हेरी ब्रांच फास्ट ग्रोइंग रूट्स जो है वो निकलती हैं। और जैसे कि ये रूट है और इसमें से क्या निकलने लगेगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रोड्यूस होने लगते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हेरी रूट्स। और ये जो है इस कल्चर का प्रयोग जो है वो हम लोग जेनेटिकली स्टेबल क्या नाम है ये होती हैं और इसका प्रयोग करते हैं ताकि सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स हैं उनका प्रोडक्शन किया जा सके, उसमें इसका काम करते हैं। और दूसरा जो है ये बायोसिंथेटिक जो पाथवेज हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में उनको बेहतर तरीके से समझने के लिए, स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए भी इसका प्रयोग जो है हम लोग करते हैं। तो ये हो गया हेरी रूट कल्चर। अगला प्रश्न हमारा, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मिंग प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है पहले आप समझिए। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में जो प्लांट सेल्स हैं उनमें विदाउट सेल वॉल उनका कल्चर करते हैं, सेल वॉल क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो प्रोटोप्लास्ट बचता है, उसी का जो है प्रोटोप्लास्ट बचता है, उसी का कल्चर जो करते हैं तो उसी को हम लोग प्रोटोप्लास्ट कल्चर के नाम से जानते हैं। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को में यूजफुल होता है, यानी कि प्रोटोप्लास्ट को डिफरेंट स्पीसीज के साथ हम फ्यूज कर सकते हैं। ये जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए भी हेल्प होता है और ट्रांसफर करता है डिजायरेबल ट्रेड्स को, जो हमको जो चाहिए। मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि किसी प्लांट में किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को हम बढ़ाना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, जैसे रंग है, गंध है, etc, या कोई पत्तियों का हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पे उस डिजायरेबल ट्रेड्स के प्रति जो जेनेटिक मैनिपुलेशन है वहां तक हम जा सकते हैं। साथ ही साथ जो है जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है उसकी स्टडी कर सकते हैं और डिसीज रेसिस्टेंस की प्रोडक्शन करने के लिए और हाई यील्डिंग प्लांट्स को बनाने में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। उसकी स्टडी करने के लिए, उसका रिसर्च करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर है। अगला प्रश्न हमारा, क्लासिफाई एंड डिस्कस द ट्रीटमेंट मेथड इन यूनानी मेडिसिन सिस्टम। अभी पिछले वाले ईयर में आयुर्वेद का सिस्टम पूछा था, इस पेपर में यूनानी मेडिसिन सिस्टम पूछ रहा है। तो आइए इसके कुछ सिस्टम्स हैं, उन सभी का नाम और उनका क्या काम है शॉर्ट में देख लेते हैं। तो जो ट्रीटमेंट के बेस पे यूनानी सिस्टम में मदद करते हैं आपके इलाज में, उसमें जो सबसे पहला है उसका नाम है इलाज बिल तदबीर। तदबीर का मतलब होता है रेजिमेंटल थेरेपी, कहने का मतलब जो फिजिकल मेथड्स हैं जैसे कि मसाज है, एक्सरसाइज है, कपिंग है, मतलब बॉडी के साथ कुछ फिजिकल तरीके से एक्टिविटीज करके उस बीमारी को ठीक करने का काम करना क्या कहलाता है, इलाज बिल तदबीर। दूसरा है हमारा इलाज बिल गाइजा। गाइजा जो है वो डाइटोथेरेपी के अंतर्गत आता है, यानी कि जो हम भोजन कर रहे हैं, हमारी जो डाइट है उसका रेगुलेशन करके यहाँ पर इलाज किया जाता है कि ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी है, जैसा हम डायबिटीज़ के केस में भी जनरली करते हैं, या कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होने पर हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि कुछ चीज़ें खाने लगते हैं, कुछ चीज़ों को खाना छोड़ देते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो बेहतर इलाज में जाती है, जिसे हम कहते हैं इलाज बिल गाइजा। और तीसरा हमारा इलाज बिल दवा, ये आप सभी समझ रहे हैं, दवा शब्द आ गया, यानी कि ये फार्माकोथेरेपी से जुड़ा हुआ है, यानी कुछ हर्बल, मिनरल और एनिमल सोर्सेज से पाए जाने वाले क्रूड ड्रग की मदद से पेशेंट का इलाज किया जाता है, जिसे हम इलाज बिल दवा के नाम जाते हैं। और चौथा है इलाज बिल याद, यानी कि सर्जरी। कई बार
सर्जरी तो बहुत ज़्यादा यूनानी सिस्टम में बहुत ज़्यादा इवेलुएट नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर सर्जिकल मेथड्स का प्रयोग करके यूनानी मेडिसिन में हम लोग सर्जरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 4 मेथड हैं जो कि ट्रीटमेंट करती है। इसमें जो बैलेंस है ह्यूमर्स में, जिसके अखलत के नाम से हम लोग जानते हैं, वो उनको मेंटेन करने का काम यूनानी मेडिसिन सिस्टम करती है। और ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइटरी कंट्रोल और नेचुरल ड्रग्स को यूज करके बैलेंस बनाने का काम करती है और बीमारियों का इलाज करने के काम में आती है। तो ये इसका सिस्टम है हमारे यूनानी मेडिसिन सिस्टम में। अगला प्रश्न हमारा, गिव एनी 2 केमिकल टेस्ट ऑफ फ्लेवोनाइड्स। फ्लेवोनाइड्स जो होते हैं वो पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं और इनके लिए डिफरेंट केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। मैं 2 केमिकल टेस्ट आपको बता रहा हूँ। एक होता है हमारा सियोडा टेस्ट, जहाँ पे मैग्नीशियम टर्निंग्स, इसे आप रिबन भी बोल सकते हो, मैग्नीशियम की तार होते हैं उनका प्रयोग करते हैं और कंसंट्रेटेड HCl को, जो भी ड्रग है आपकी, उसके एक्सट्रैक्ट के साथ मिला देते हैं, जिसमें पिंक और रेड कलर अगर आ रहा है इसका मतलब वहां पर फ्लेवोनाइड्स प्रेजेंट है। इसी तरीके से दूसरा हमारा लेड एसीटेट टेस्ट होता है, जहां पे हम लेड एसीटेट सोल्यूशन को, जो भी हमारा प्लांट का ड्रग का एक्सट्रैक्ट है, उसके साथ मिक्स करते हैं। येलो रंग का प्रेसिपिटेट अगर आता है तो इससे पता चलता है कि वहां पर उस एक्सट्रैक्ट में या उस प्लांट में फ्लेवोनाइड्स जो है वो प्रेजेंट है। तो ये 2 टेस्ट जो है केमिकल टेस्ट, वो फ्लेवोनाइड्स के द्वारा दिए जाते हैं और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट फ्लेवोनाइड्स के टेस्ट हैं। अगला प्रश्न हमारा, इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेलुसिनोजेंस विद द सुटेबल एग्जांपल्स। हेलुसिनोजेंस जो होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि इंसान में हेलुसिनेशन कॉज करते हैं, यानी कि मूड में बदलाव होता है, जो सोचने और थॉट की प्रक्रिया उसमें बदलाव करने वाली ड्रग्स को हम लोग हेलुसिनोजेंस के बोलते हैं। इसको हम डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, हेलुसिनोजेंस वो सब्सटेंस हैं जो कि चेंज करते हैं परसेप्शन में, थॉट में और मूड में कोई भी फिजिकल एडिक्शन लगाए बिना। एग्जांपल्स में आप LSD का एग्जांपल ले सकते हो, जिसे हम लोग लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलएमाइड के नाम से जानते हैं, जो कि एर्गॉट फंगस से प्राप्त होता है। पिस्लोकेबिन के नाम से जानते हैं, जो कि पिसाइलोसाइब मशरूम्स जो है वहां से प्राप्त होते हैं हमें। और मेस्केलिन के को भी एग्जांपल में आप ले सकते हो, जो कि लोफोफोरा विलेसमासी जो है, जो कि फाइटोट कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है, इन प्लांट से हम लोग को प्राप्त होता है या इन नेचुरल सोर्सेज से हमें प्राप्त होता है। ये सब्सटेंस जो होते हैं वो विजुअली और ऑर्डिनरी हेलुसिनेशंस कॉज करते हैं, यानी कि व्यक्ति जो चाहता है, मतलब वो जिसमें उसको अच्छा लगता है, वहां पे वो थोड़ा सा आप कह सकते हो खो जाता है। इनकी आदत भी पड़ सकती है और इनको जैसे LSD की बात करें तो इसी को हम लोग मूवीज में ड्रग्स वगैरह के नाम से जानते हैं कि वो खा रहा है और फिर वो कहीं खो जा रहा है, तो नशे के रूप में भी इसका दुरुपयोग हो जाता है। तो ऐसी जो ड्रग्स होती हैं इन्हीं को हम लोग हेलुसिनोजेंस के नाम से जानते हैं और ये ट्रेडिशनल रूटल्स में इनका प्रयोग जनरली यूज जाता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में पहले यूज किया जाता था। और कई बार दुख दर्द जब बहुत ज्यादा होता है तो उसको कम करने के लिए कंट्रोल वे में इनका आज भी प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न, यानी कि 2019-20 के पेपर का आखिरी प्रश्न, व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कांस्टेंट ऑफ कॉटन। ये प्रश्न सेम टू सेम है जो कि 18-19 में पूछा था और यहाँ भी पूछा है, तो ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसको दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की तरफ, जो कि 2021-22 का प्रश्न पत्र है। 20-21 में प्रश्न पत्र इस फॉर्मेट में नहीं आया था, इसीलिए वो पेपर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो 21-22 में जो पेपर हुआ था, यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न है वो है डिफाइन इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स एंड पैलिसडेट रेशियो। ये 2 जो है पार्ट हैं जो कि हम लोग ड्रग्स की क्वांटिटी को और क्वालिटी को चेक करने के लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए ड्रग का यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्वालिटी को चेक करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है वो है इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स। ये सिंपल अपने नाम से बता रहा है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टेमेटा पाई जाती है एपिडर्मल सेल्स में, उनका परसेंटेज रेशियो होता है, जिसमें जो गिवन एरिया है किसी भी लीफ का, ये लीफ जो होती है उसके नीचे के साइड में जो आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टोमेटा आपको देखने को मिलता है। हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं ये पत्तियों की नाक होती है, जहां से हवा मतलब सांस लेता है पत्ती हमारा, ठीक है, हवा को आदान प्रदान करने में मदद करता है ये, तो स्टोमेटा उसी को बोलते हैं। तो इसकी जो गिवन एरिया है लीफ का, वहां पर रेशियो हम लोग इसका निकालते हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो है स्टोमेटल इंडेक्स, जिसे SI बोलते हैं, कैपिटल S कैपिटल I, इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस E इंटू 100। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। S का मतलब होता है स्टोमेटा के नंबर, E का मतलब होता है एपिडर्मल सेल्स कितनी है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसी का रेशियो जो निकालते हैं उसी को स्टोमेटल इंडेक्स बोलते हैं। पैलिसडेट रेशियो जो है वो क्या बताती है, ये एक तो नेचर पता चलता है और क्वालिटी और क्वांटिटी जो है किसी पर्टिकुलर ड्रग की, वो पता करने के काम में ये दोनों चीजें आती हैं। ये एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल्स की होती हैं, जो कि इलोंगेटेड फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं मीजोफिल लेयर के ऊपर, उसी को हम लोग पैलिसेड सेल्स के नाम से जानते हैं। तो इनका एवरेज नंबर कितना है किसी भी
जो एक एपिडर्मल सेल है उसके नीचे ये पाए जाते हैं बिनिथली, तो उसमें डायरेक्टली कितने हैं उसी का एवरेज नंबर जो है वो हम लोग पैलिनेटेड सेल्स के रूप में देखते हैं। ये भी एक रेशियो है जो कि सिंपल काउंटिंग करके हम लोग पता करते हैं नंबर ऑफ पैलिनेटेड सेल्स अंडर द स्पेसिफिक सेल, ठीक है, फॉर द एपिडर्मल सेल। तो एक एपिडर्मल सेल में कितने नंबर ऑफ स्पेसिफिक पैलिनेटेड सेल्स हैं, उन्हीं का रेशियो निकालना, उन्हीं की नंबरिंग कर लेना ही क्या कहलाता है, पैलिनेटेड रेशियो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ ट्रोपेन एल्कोलाइड एंड सपोनिंग ग्लाइकोसाइड्स। तो ट्रोपेन एल्कोलाइड्स और सपोनिंग ग्लाइकोसाइड्स के एग्जांपल देने हैं, तो दो एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हो। ट्रोपेन एल्कोलाइड्स के जो सबसे अच्छे 2 एग्जांपल्स दिखते हैं वो है एट्रोपिन और हायोसाइमिन, जो कि एट्रोपिन जो है वो एट्रोपा बेलोडेना से प्राप्त होता है और हायोसाइमिन जो है वो हायोसाइमस नाइगर से प्राप्त होता है। आप इसका बायोलॉजिकल सोर्स भी लिख सकते हो। सपोनिन ग्लाइकोसाइड्स जो हैं, जो कि सोप जैसे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, इसमें जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है हमारा ग्लाइसोरेजिन का, जो कि ग्लाइसिया ग्लाइब्रा से प्राप्त होता है, और दूसरा है हमारा डायोसिन का, जो कि डायस्कोरा स्पीसीज के प्लांट से जो है हमें प्राप्त होता है। ये दोनों क्या है, सपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के अच्छे एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाउ डज कॉल्चिसिन इंड्यूस पॉलीपॉइडी। पॉलीपॉइडी आया हुआ था, आपको याद होगा कि हम लोगों ने इस पर बात किया था कि एक से ज्यादा जो है क्रोमोसोम्स में नंबर एक सेल के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक सेट में मतलब 2 होते हैं नॉर्मली, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा हैं अगर, तो उसे हम लोग पॉलीपॉइडी बोलते हैं। ये हम इंड्यूस करते हैं क्योंकि हम ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्लांट या उसकी यील्ड वगैरह बढ़ाने के लिए या रिसर्च के लिए हम लोग यूज कर रहे थे। उसको करने के लिए हम कॉल्चिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो कॉल्चिसिन है, ये जो स्प्लेंडर फाइबर होते हैं सेल डिवीजन के दौरान जो बनते हैं, उनको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो सेपरेशंस हो रहे हैं क्रोमोसोम्स के ड्यूरिंग द एनाफेज फेज ऑफ द जो सेल डिवीजन होता है, एनाफेज फेज जो होता है, वहां पर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स को रोकने का काम करता है, जिसकी वजह से डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो सिंगल सेल में बढ़ जाती है, जिसे हम लोग पॉलीपॉइडी बोलते हैं। और ये पॉलीपॉइडी जो है वो डिफरेंट सब्सिक्वेंट सेल डिवीजन तक क्या करता है, लीड करके ले जाता है। तो ये कॉल्चिसिन का काम है, पॉलीपॉइडी या उसकी मैकेनिज्म है, किस तरीके से पॉलीपॉइडी वो प्लांट्स में प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाई प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। अभी हमने आपसे बताया था प्लांट ग्रोथ के हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के रूप में यूज करते हैं, ऑक्सिन्स का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था। तो उसी तरीके से 3 ये टोटल, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो 3 बेसिक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं उनका नाम आपको बता रहा हूं। पहला तो ऑक्सिन हम लोग जान ही गए, जैसे एग्जांपल में इंडोल 3 एस्टिक एसिड IAA हम जिसको बोल रहे थे, ये सेल को प्रमोट करता है इलोंगुलेट करने में और स्टेम और रूट्स को बढ़ोतरी करने में, और रूट डेवलपमेंट और एपिकल मतलब कि प्लांट के ऊपर की तरफ बढ़ने में डोमिनेंस में मदद करता है। तो ये ऑक्सिन्स हो जाते हैं। दूसरे होते हैं हमारे जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स होते हैं, जैसे जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो स्टिमुलेट करता है, ये एग्जांपल हो गया जिब्रेलिक एसिड, जो कि स्टेम का इलोंगेशन, सीड का जर्मिनेशन, फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट में मदद करता है। तो ये इसका अलग काम हो गया, ये सेल ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ कर रहा है, और ये दूसरे काम कर रहा है जो कि प्लांट से आपको चाहिए वहां पे ग्रोथ का काम कर रहा है। तीसरा हमारे साइटोकाइनिन्स होते हैं, जैसे कि काइनेटिन है और जियाटिन है, ये 2 एग्जांपल्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को, और जो एजिंग है उसको डिले करते हैं, और लैटरल जो बर्ड ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं, स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। तो ये 3 जो है बेसिकली प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे आप जानते हैं इथाइलिन वगैरह, जो कि प्लांट जो हमारे फल हैं, फ्रूट्स निकल रहे हैं, उनको प्रमोट कर, उनके ग्रोथ को प्रमोट करती है, उनको पकने में मदद करती है। तो वो सब भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, बट ये बेसिक 3 जो है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन कैलस कल्चर एंड द सस्पेंशन कल्चर। इन दोनों में आपको अंतर पूछ रहा है। कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर जो होते हैं, दोनों ही इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है। प्लांट से बाहर निकाल लिया, उसके बाद फिर हम टिश्यू कल्चर जो बना रहे हैं उसकी टेक्निक्स हैं, और ये दोनों ही फिजिकल स्टेट में और जो टाइप ऑफ ग्रोथ जो वो प्रोड्यूस करते हैं उसमें डिफरेंस होता है। अगर हम इनको सिंपल एक टेबल बना ले तो हम इनके डिफरेंसेस को बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं कुछ डिफरेंट फीचर्स लूंगा और इन दोनों में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहला हमारा फिजिकल स्टेट, तो ये सॉलिड और मास सेल्स में मिलता है कैलस कल्चर, जबकि सस्पेंशन में लिक्विड, या नाम से पता चला है सस्पेंशन कल्चर है तो लिक्विड फॉर्म में या सिंगल सेल क्लम्प्स में आपको देखने को मिलेगा। मीडियम की बात करें तो ये सॉलिड होता है, ये क्या होता है, लिक्विड होता है, इसमें खास करके एजिटेटेड फॉर्म में है, और ये अगार का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करते हैं। नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आपको देखने को मिलती हैं,
डिसऑर्गेनाइज सेल्स आपको कैलस स्ट्रक्चर में देखने को मिलती हैं, जबकि सस्पेंशियल कल्चर में सिंगल सेल होती है और स्मॉल क्लम्प्स होते हैं, तो आसानी से आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ग्रोथ की बात करें तो ये मास लाइक ग्रोथ होता है, जबकि ये डिस्पर्स ग्रोथ होता है या फिर ज्यादा यूनिफॉर्म फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। प्राइमरी एप्लीकेशन की बात करें तो ये प्लांट रीजनरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कैलस कल्चर का, और अगर सेल फिजियोलॉजी पढ़नी है, मेटाबोलाइट प्रोडक्शन को हमको देखना है, तो हम सस्पेंशियल कल्चर का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों, इन दोनों में अंतर है जो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ कल्चर मीडिया फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि ये इन विट्रो हो रहा है, मतलब सेल है, टिश्यू है, उसको हमने बाहर निकाल लिया और हम जो हमारा पेट्री डिश में या टेस्ट ट्यूब में हम उसको ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे हमें न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, तभी वो ग्रोथ करेगा, या फेवरेबल कंडीशन देना पड़ेगा। इस फेवरेबल कंडीशन देने के लिए हमें उसके ग्रोथ के लिए बहुत सारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें से कुछ आपको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपके सामने। सबसे पहला जो जरूरी चीज़ है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम जानते हैं कि जो सेल है उसको ग्रोथ के लिए डिफरेंट क्या नाम है एलिमेंट्स चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आपका क्या नाम है पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर, ये सारी चाहिए जो कि बेसिक ग्रोथ के लिए सबको जरूरत पड़ती है। दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थोड़ी कम मात्रा में चाहिए, जिसमें आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम, बहुत सारा कुछ है। नेक्स्ट, जो कि एंजाइमेटिक फंक्शंस के लिए जरूरी होता है। अगला हमारे कुछ विटामिन चाहिए, जिसमें थियामिन है, निकोटेनिक एसिड है, पैराडॉक्सिन है। कार्बन का सोर्स चाहिए, जो कि कॉमनली जो है हम लोग सुक्रोज का प्रयोग कर सकते हैं या स्टार्च का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रोथ रेगुलेशंस में जैसे कि हम लोगों ने अभी भी देखा, ऑक्सिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, जिबरेलिन्स हैं, जो जिस काम के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, उस मतलब जो ग्रोथ आप कराना चाहते हो उसके हिसाब से। अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है, जो कि ग्रोथ को प्रमोट करने के काम में आता है। और कुछ सॉलिफाइड एजेंट, जो कि सॉलिड मीडिया बनाने के काम में आता है, जैसे कि अगार। अगर ये सब है तो आप आराम से क्या कर सकते हो, उसकी ग्रोथ जो है वो देख सकते हो। तो ये सभी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो पड़ती हैं कल्चर मीडिया बनाने के लिए, जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर में खास करके यूज किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कंपेयर द आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन अश्वा एंड अरिस्था। अश्वा और अरिस्था दोनों आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस होती हैं, और इस पे बहुत सारे बार प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये दोनों ही फर्मेंटेड फॉर्मुलेशंस होते हैं, यानी कि फर्मेंटेशन करके हम लोग प्राप्त करते हैं। अब इसमें स्लाइटली डिफरेंस है, जो कि आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये दोनों ही अरिस्टा और अश्वा जो है, जैसे मैंने पहले कहा, ट्रेडिशनली फर्मेंटेड लिक्विड्स होते हैं, जो कि फर्मेंटेशन करके हम लोग प्राप्त करते हैं हर्बल फॉर्मुलेशंस के, और आयुर्वेदा में जनरली यूज करते हैं। अश्वा जो होता है वो डायरेक्टली किसी भी हर्बल जो जूस है, मान लीजिए आपने किसी प्लांट का एक एक्सट्रैक्ट निकाला, एक्वस एक्वास निकाला विद जैगरी या शुगर, या फिर किसी भी हर्बल जूस को आपने निकाला और उसको सीधे फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया, जिसे हम लोग अश्वसा के नाम से जानते हैं। जबकि अरिस्था में हम क्या करते हैं, पहले हम डिटॉक्शन करते हैं, यानी कि हमने क्या किया, प्लांट का पार्ट लिया, पानी में उबाल के उसका एक्सट्रैक्शन आउट निकाला, जूस निकाला उसका, और उसके बाद किसी भी नेचुरल फर्मेंटिंग एजेंट जैसे कि धकाती फ्लावर्स के साथ उसको रख करके उसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो अश्वा में हम डायरेक्टली जूस को सीधे कर लेते हैं फर्मेंट के लिए, और अरिस्टा में हम क्या करते हैं, जो डिटॉक्शंस हैं हर्बल प्रिपरेशंस के, उसका पहले निकालते हैं शुगर्स और नेचुरल फर्मेंटिंग एजेंट्स के साथ, और उसके बाद फिर उसको फर्मेंट करने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब फायदा क्या है, ये सेल्फ जनरेटिंग अल्कोहल्स होते हैं यहाँ पे, जो कि सॉल्वेंट तरीके से काम करता है और प्रिजर्वेटिव तरीके से काम करता है। लॉन्गर सेल्फ लाइफ और इनहांस बायोबिलिटी हमको देखने को मिलती है। और जो क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इंडाइजेशन है, रेस्पिरेटरी इशू है, जनरल डिसेबिलिटी वगैरह है, उन सभी में ये ड्रग्स जो हैं, दोनों ड्रग्स जो हैं वो काम में आती हैं। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट आर फ्लेवोनाइड्स, गिव एग्जांपल्स। फ्लेवोनाइड्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी थोड़ी देर पहले बात की थी। पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, जो फ्लेवोनाइड्स होते हैं पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये प्लांट्स में पाए जाते हैं खास करके। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बेसिकली पाई जाती है, और ये जो हमारे फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके पिगमेंटेशन यानी उनके कलर को बनाने के लिए, उसमें जो कलर आप देखते हैं उसमें कलर में चेंजेस करते हैं। कलर जो बेसिकली जो कलर देखने को मिलता है फ्लावर्स में और फ्रूट में, उसको लाने का काम जो है वो पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स फ्लेवोनाइड्स करते हैं। एग्जांपल्स, और ये हमारे बड़े अच्छे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। एग्जांपल में आप क्वर्सेटीन का एग्जांपल ले सकते हैं, रूटीन का एग्जांपल ले सकते हैं, कैम्फेरॉल का एग्जांपल ले सकते हैं। सभी काफी अच्छे फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन येलो एंड व्हाइट बीज वैक्स। येलो और व्हाइट बीज वैक्स में जो मधुमक्खी से हम लोग जो वैक्स प्राप्त करते हैं उसमें डिफरेंस आपको बता रहा है।
बताना है। तो इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो बेसिकली क्या है, तो पहला तो कलर का ही डिफरेंस है, यानी कि जो येलो वीज बैग्स होती है, नाम से पता चल रहा है वो येलो कलर की होगी, व्हाइट वाली व्हाइट कलर की होगी। अब प्रिपरेशन में अंतर होता है थोड़ा सा। जो येलो वाली होती है वो डायरेक्टली जो हनी कॉम्ब है, जिसे आप लोग मधुमक्खी का छत्ता बोल रहे हैं, वहां से हम सीधे जो क्रूड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त करते हैं उसे बीज बैग्स बोलते हैं। और जब उसकी ब्लीचिंग करते हैं तो येलो कलर जो होती है वो उसका चला जाता है, जिसे हम लोग ब्लीच येलो बीज वैक्स से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं व्हाइट बीज वैक्स। ऑर्डर की बात करें तो ये सीधे हनी कॉम से प्राप्त किया जा रहा है, बिना ब्लीचिंग के प्राप्त किया जा रहा है, बिना किसी प्रोसेस के प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें जो ऑर्डर होता है, इसकी जो सुगंध होती है वो हनी की जैसे होती है, यानी कि शहद जैसा महकता है। जबकि व्हाइट बीज वैक्स होता है जनरली ये बहुत ही हल्का, इसमें से हनी का आपको महक आएगी, या तो ऑर्डरलेस होता है, कोई महक आपको प्राप्त नहीं होगी। यूजर्स की बात करें तो जो येलो बीज वैक्स होता है वो ऑइंटमेंट बनाने में, प्लास्टर्स बनाने में और कॉस्मेटिक्स बनाने में जनरली यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में हम लोग को फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस बनानी है तो व्हाइट बीज वैक्स का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों इन दोनों में डिफरेंस के रूप में हम लोग यूज करते हैं, या दोनों में डिफरेंसेस है। अगला प्रश्न हमारा, गिव द सोर्स एंड यूजेस ऑफ ब्रोमेलिन। ब्रोमेलिन जो है उसके यूजेस एंड सोर्स बताने हैं। तो ये एक जूस है होता है जो कि स्टेम ऑफ एनस कॉमसमस, जो कि पाइनएप्पल जिसको आप प्लांट जानते हैं, वहां से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। यूजेस की बात करें तो जो ब्रोमेलिन है वो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है, इन्फ्लामेशन को रोकने के काम में आता है। एडिमा का ट्रीटमेंट करने के काम आता है, अगर कहीं पानी वगैरह इकट्ठा हो गया किसी सेल पे या किसी टिश्यू में या किसी जगह पे ऑर्गन में, तो उसको निकालने रिलीज करने के काम में आता है। डाइजेस्टिव एड के तरीके यूज करते हैं क्योंकि ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। अगर आप प्रोटीन आपका डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है तो आप पाइनएप्पल खाते हैं तो वो आपकी उसमें हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो टेंडराइजेशन होता है मीट का, उसमें भी इसका प्रयोग हम लोग यूज करते हैं ब्रोमेलिन का। तो ये एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि पाइनएप्पल से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया हमारे 3 साल के पेपर हम लोगों ने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं चौथे पेपर की तरफ, जो कि 2022-23 का एकेटीयू का पेपर। और यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है, इल्यूमिनेट द एनिमल सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग। एनिमल से प्राप्त होने वाले क्रूड ड्रग्स के बारे में बताना है। तो कुछ भी लिख सकते हैं आपको जो मालूम है, जैसे अभी हनी की बात ही हो रही थी, जहाँ से हनी प्राप्त करते हैं, हनी बी से प्राप्त करते हैं, कॉटन है, सॉरी वो है आपका कॉड लिवर ऑयल है, पेप्सिन है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग प्राप्त करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। पहला तो हनी, जो कि एपीज मेलिफेरा से हम लोग प्राप्त करते हैं, ये मधुमक्खी का बायोलॉजिकल नेम है, जहाँ पर जो कि डिमलसेंट की तरह यूज करते हैं। दूसरा है कॉड लिवर ऑयल, जो कि गैडियस स्पीसीज ऑफ द फिश है, वहां से हम लोग प्राप्त करते हैं। ये रिच होता है विटामिन ए और विटामिन डी में। तीसरा है हमारा हेपेरिन, जो कि हम पिग इंटेस्टाइन से प्राप्त करते हैं, या फिर ऑक्स जो होता है उसके लंग से प्राप्त करते हैं। ये एंटीकोगुलेंट के तरीके से हम लोग यूज करते हैं। इंसुलिन है, जो कि पिग और बोवीन पैनक्रियाज से इंड्यूस करके निकाला जाता है, जो कि एंटी डायबिटिक एजेंट के तरीके से हम लोग यूज करते हैं। पेप्सिन है, जो कि पिग्स के स्टमक से ही हम लोग निकालते हैं। ये हमारे स्टमक में भी होता है, बट हमारे पर जब नहीं जनरेट हो रहा है तो हम इसको प्रोड्यूस करते हैं एनिमल के साथ, जो कि स्टमक ऑफ पिग से हम निकालते हैं, जो कि डाइजेस्टिव एड के तरीके से होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। स्नेक वेनम में हम जानते हैं डिफरेंट स्नैक्स हम लोग स्नेक से निकालते हैं, सांपों से, और ये एंटी वेनम जो है वो बनाने के काम में आता है। तो ये सभी जो है क्रूड ड्रग्स हैं जो कि हम एनिमल सोर्सेज से जनरली प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ऑयल एंड फैट भी हम लोग प्राप्त करते हैं, जैसे टालो है, जो कि हम एनिमल से चर्बी से उसके निकालते हैं। ये सब भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सभी चीजें जो है वो एनिमल से निकलने वाले क्रूड ड्रग्स हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डिफ्रेंशिएट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग्स विद एग्जांपल्स। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत दिनों बाद पूछा है, मतलब 22-23 में आके पूछा, और उसके बाद पूछ ही रहा है, 23-24 में भी पूछा है, हो सकता है इस साल भी पूछे। जब हम ड्रग्स को लेते हैं, क्रूड ड्रग्स को, तो हमें 2 तरीके के क्रूड ड्रग्स प्राप्त होते हैं। एक ऐसे क्रूड ड्रग्स प्राप्त होते हैं जो कि हम सीधे प्लांट पार्ट्स उठा लेते हैं, जैसे लीफ है, फ्लावर है, रूट है, स्टेम है, छाल है, ये सब कुछ। इसमें जो सेल होती है, जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमें देखने को सेल और टिश्यूज देखने को मिलते हैं, क्लियर हम उन्हें देख पाते हैं, हम उन्हें समझ पाते हैं कि ये प्लांट पार्ट्स सिंपल शब्दों में है। इन्हीं प्लांट पार्टों से अगर एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाए, जूस निकाल लिया जाए, उसका प्रिपरेशन तैयार कर लिया जाए, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, क्योंकि उसमें क्लियरली हमें जो सेल स्ट्रक्चर है वो देखने को नहीं मिलता है। तो यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो जो पहले ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं वो डायरेक्ट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, जिसमें जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो रिटेन रहता है, और इसमें ऑर्गन और टिश्यूज जो होते हैं बायोलॉजिकल सोर्सेज के, वो स्पेशली हमको देखने को मिलते हैं। एग्जांपल्स में आप ले सकते हो, जैसे लीफ में डिजिटैलिस हो गया, जिसे फॉक्स ग्लोव के नाम से भी जानते हैं, सेना है, वसाका है, धतूरा है। बाक्स की बात करें तो जो सिंकोना है, सिन्नेमन है, कुर्ची है, इनकी हम छाल यूज करते हैं। रूट्स में हम रॉल्फिया, लिकोराइस, जिसे ग्लाइसेरा भी बोलते हैं, जिंजर बोलते हैं, इन सबके हम लोग जो लिकोराइस है, आपका
ग्लाइसिजा है, इन सभी का जो हम लोग रूट्स यूज करते हैं। राइजोम्स जो है वो हम जिंजर, टर्मरिक और पोडोफाइलम है जिसके हम राइजोम्स यूज करते हैं। इन सभी में हमें सेलुलर स्ट्रक्चर्स वगैरह अगर हम माइक्रोस्कोपी या मैक्रोस्कोपी कर रहे हैं तो हमें बड़ी क्लियरली दिखाई देता है। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो होती हैं इसमें डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्लांट से ही और एनिमल से ही प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, सिक्रीशंस हैं, एक्सुडेशंस हैं, या फिर जो ओरिजिनल सेलुलर स्ट्रक्चर्स है जब हम इसको प्रोसेस करते हैं तो वो लॉस्ट हो जाता है। एग्जांपल्स में आप ड्राइड लेटिस का एग्जांपल ले सकते हैं जो कि ओपियम से प्राप्त होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि ओपियम पौधे से हम लोग निकालते हैं। ड्राइड जूसेस की बात करते हैं जो हम एलॉय में लेते हैं, जो उसका जेल निकाल लिया, अब उसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता। गम्स की बात करें जो जैसे कि अकेशिया एग्जांपल हो गया, रेजिन्स की बात करें जैसे बेंजोइन और एस्फोटिडा हो गया, हींग हम लेके आते हैं लेकिन उसमें हमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। ऑयल एंड फैट की बात करें जैसे कैस्टर ऑयल है, कॉड लिवर ऑयल है, वुड ऑयल है, बीज वैक्स है, इन सभी जगहों पर हमें जो है सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज फॉर्म में देखने को नहीं मिलता, इसीलिए ये सभी ड्रग्स जो है वो अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के एग्जाम्पल के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो दो क्लासिफिकेशन के तरीके हम लोगों ने पहले पढ़ लिए, तीसरा हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में जनरली हमें देखने को मिलता है, जहां पर हम जो सेलुलर स्ट्रक्चर है या जो प्लांट का जो पार्ट है, किस पार्ट से हम उसे प्राप्त कर रहे हैं, उसकी प्लांट की मॉर्फोलॉजी के हिसाब से ड्रग का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे लीफ हो गया, अभी हमने वहां पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर में भी इसका आंसर लगभग कर ही दिया था। तो जो क्रूड ड्रग्स होती हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो कि स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, फॉर्म है, उसका बेस पे करते हैं और कौन सा प्लांट जो है पार्ट यूज कर रहे हैं उसके बेस पे। जैसे एग्जांपल में हो गया लीव्स जो कि सेना और डिजिटेलिस एग्जांपल हो गए, बार्क जिसमें सिनेमन और सिंकोना एग्जांपल हो गया, रूट सॉल्फिया और लिक्योराइस हो गया, फ्लावर्स क्लोव एग्जांपल हो गया, फ्रूट्स में हम फेनल का सीड का प्रयोग करते हैं या उसके क्या नाम है फ्रूट का प्रयोग करते हैं, वो एग्जांपल हो गया। सीड्स में हम लोग इसबगोल का एग्जांपल करते हैं, राइजोइड्स में हम लोग हल्दी और जिंजर का एग्जांपल करते हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, तो ये उसके अच्छे एग्जांपल भी हो जा रहे हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज ड्रग एडल्ट्रेशन, डिस्कस विद एग्जांपल। ड्रग एडल्ट्रेशन जो है मतलब जाने अनजाने में सिमिलर लुकिंग जो कंपाउंड्स हैं उनसे हमारी जो ओरिजिनल प्लांट वाली ड्रग है, जो क्रूड ड्रग्स हैं, उसमें हम लोग मिलावट कर दें। कई बार गलती से भी हो जाता है, कई बार अनइंटेंशनल होता है, कई बार इंटेंशनल होता है, जानबूझ करके भी मिलावट की जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग एडल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है जहां पर डिग्रेडिंग की जाती है, क्वालिटी ऑफ द ड्रग जो है वो डिग्रेड होती है क्योंकि इसमें मिक्सिंग किया जाता है सब स्टैंडर्ड्स, इंफीरियर या फिर कई बार हार्मफुल सब्सटेंस का, और ये या दूसरे किसी सब्सटेंस से हम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। जैसे काली मिर्च है, वो जिस तरीके से दिखती है ठीक उसी तरीके से अगर पपीते के बीजों को सुखा लिया जाए तो वो भी दिखते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ अगर मिला दें तो वो सुपीरियर को, एक तो बिल्कुल भी काली मिर्च वो है ही नहीं, पहली बात तो उसमें कोई भी केमिकल कांस्टेंट जो है पिपरिन वगैरह नहीं पाया जाता, तो वो हम लोग क्या करेंगे उसको मिक्स करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एडल्ट्रेशन का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कि जो क्लोव है उसका एक्सट्रैक्शन कर लिया और उसको उठा करके जेन्युइन क्लोव के साथ मिला दिया, तो इसे हम लोग बोलते हैं मिक्सिंग एग्जॉस्टेड क्लोव विद जेन्युइन क्लोव। ये हो गया पहला एग्जांपल, ये नंबरिंग कर लीजिएगा, यहाँ पे छूट गया। दूसरा जो है सब्स्टिट्यूटिंग सैफरॉन विद डाइड पेटल्स ऑफ मैरीगोल्ड। सैफरॉन जो होता है जिसे आप लोग केसर बोलते हैं, वो बड़ा महंगा आता है, तो उसकी जगह पे हम उसमें थोड़ा बहुत क्या करें, जो ये होते हैं हमारे गेंदे के फूल होते हैं उनकी पत्तियों को सुखा ले, वो पत्तियां ही होती हैं सिंपली, उसको सुखा लें और सुखाने के बाद जो है वो बिल्कुल सेफ्रॉन जैसी दिखने लगे, उसमें कलरिंग मिला के और उसको सेफ्रॉन के साथ मिला दें, तो ये एडल्ट्रेशन का अच्छा एग्जांपल है। तीसरा जो है वो है सैंड या स्टोन्स को, जो कि हैवी ड्रग्स जैसे एस्फोटिडा है उसमें मिलाया जाता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का हींग लेके नहीं आएंगे तो उसमें आपको कंकड़ पत्थर ये सब भी मिलने को मिलता है, तो ये सभी जो है ड्रग एडल्ट्रेशन के अच्छे एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर ऑक्सिन्स। ये पहले भी हमने देख लिया, तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो कि ग्रोथ करने के या डेवलपमेंट करने के प्लांट्स के आता है, ये एक दो बार आ चुका है एग्जांपल क्वेश्चन पहले भी, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन के अंतर्गत है, आप इसको पहले भी आंसर कर चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा व्हाट डिफाइन एडिबल वैक्सीन्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, अगर उसमें हम जेनेटिकली उसकी मॉडिफिकेशन कर दें कि उसमें कुछ ऐसी चीजें मिले जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं या एनिमल के शरीर के लिए जरूरी हैं, तो उसी को हम लोग एडिबल वैक्सीन बोलते हैं, क्योंकि हम उसे खाएंगे और वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली चीजें हमारी बॉडी में चली जाती हैं, खास करके एंटीजेन्स वगैरह को प्रयोग करने के काम में आता है। तो एडिबल वैक्सीन जो होती है वो एंटीजेनिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं एडिबल पार्ट्स ऑफ द जेनेटिकली, जो हम जेनेटिकली जो है वो हम मॉडिफाई करते हैं प्लांट्स को, खास करके उन प्लांट्स को जिनको हम आसानी से उनके एलिजिबल पार्ट को खाते हैं, जैसे बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया।
अब इनको कंज्यूम किया जाता है और ये इम्यूनिटी बूस्टिंग कंप्लीट करने के लिए काम में आती है। स्पेसिफिक जो डिसीजेज हैं उनका इलाज करने के लिए एडिबल वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हैं ट्रांसजेनिक पोटैटोज का प्रयोग किया जाता है, जहां पर एंटीजेंस जो है वो एक्सप्रेस होते हैं जो डायरिया कॉजिंग पैथोजेंस हैं उनके खिलाफ। तो इस प्रकार के जो पोटैटोज हैं वो मार्केट में अवेलेबल है ड्रग्स के रूप में और या एडिबल वैक्सीन के रूप में, और उनको हम खाएंगे तो डायरिया कॉजिंग पैथोजेन से हमारी बचत होगी। तो ये एडिबल वैक्सीन के अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट आर यिन एंड यांग। यिन एंड यांग जो है वो एक जो हमारा चाइनीज मेडिसिन सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम है, मेडिसिन के स्पेलिंग में ई छूट गया, यहाँ ध्यान दे दीजिएगा आप। तो चाइनीज मेडिसिन सिस्टम में, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कॉन्सेप्ट हैं। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं जैसे फीमेल कैरेक्टर और मेल कैरेक्टर, यानी एग्रेसिव कैरेक्टर और क्या नाम है कूल कैरेक्टर, उन दोनों कैरेक्टर्स का एक मिक्सचर है। वो मानते हैं कि आपके शरीर में हर जगह पर, हर ऑर्गन में, हर जगह पे, हर चीज में दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं और इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस बनना चाहिए। अगर ये बैलेंस बना हुआ है तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में जीवन जीते हैं। तो ये दोनों ही अपोजिट और कंप्लीमेंट्री फोर्सेस हैं नेचर में और बॉडी में भी, नेचर में भी और बॉडी में भी। यिन का मतलब होता है पैसिव, डार्क, कूल और फेमिनिन, जबकि यांग का मतलब होता है एक्टिव, लाइट, वार्म और मैस्कुलिन। तो ये मेल कैरेक्टर्स हो गए, ये फीमेल कैरेक्टर्स हो गए, और ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में, यिन और यांग के बीच में अगर बैलेंस हो तो ही शरीर जो है वो हेल्दी होता है। तो ये चाइनीज मेडिसिन सिस्टम के कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट आर एल्कोलाइड्स। ये प्लस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेचुरल नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं, बेसेस होते हैं, खास करके प्लांट्स में और नेचुरल ऑरिजिन में पाए जाते हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस में, उसी को हम एल्कोलाइड्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्कस हेलुसिनेशंस विद एग्जांपल। ये भी हम लोग क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें एलएसडी वगैरह का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद होगा आपको। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 19-20 के पेपर में पहले ही पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से प्रश्न रिपीट होते हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप आसानी से उनका आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में। फार्मास्यूटिकल एड, अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10। फार्मास्यूटिकल एड, आंसर इसका पहले आ गया, उसको एग्जांपल्स के साथ आपको डिफाइन करना है। तो फार्मास्यूटिकल एड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि डायरेक्टली मेडिसिनल एक्टिविटी तो नहीं करते, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के प्रिपरेशन और कंपाउंडिंग में हमारी मदद करते हैं। एग्जाम्पल में लैक्टोज का ले सकते हैं जो कि डायल्यूएंट की तरह यूज करते हैं, गामा अकेशिया का ले सकते हैं जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट है, और बेंटोनाइट का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि सस्पेंडिंग एजेंट है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आपके आज के सेशन के आखिरी पेपर में, जो कि 2023-24 सेशन में पूछा गया था, जो पिछला सेशन है हमारा। और इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो एक रिपीटेड प्रश्न है। डिफाइन द टर्म टोटिपोटेंसी। मैं आपको पहले बताया, किसी भी एक सिंगल सेल से पूरे प्लांट का जो ग्रोथ हम कर रहे हैं डिफरेंट सेल्स में, उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, उसी को हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ये क्वेश्चन 18-19 में पूछा गया और ये देखिए 23-24 में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न हमारा, स्टोमेटल इंडेक्स एंड लोकोपोडियम स्पोर मेथड आर कैलकुलेटेड बाय विच फॉर्मूला। तो ये स्टोमेटल इंडेक्स देखिए रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी पूछा बट मैं फिर से दोबारा आपको बता दे रहा हूं। और लाइकोपोडियम स्पोर मेथड जो हम पाउडर्स के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्टोमेटल इंडेक्स, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये परसेंटेज रेशियो होता है नंबर ऑफ स्टोमेटा अपॉन द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मियल सेल्स, जो कि एक गिवन एरिया ऑफ लीफ में हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हमने आपको बताया था, SI = S अपॉन S + E × 100। ये इसका फॉर्मूला होता है, जहां पे S का मतलब है स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा, और E का मतलब है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। दूसरा हमारा लाइकोपोडियम स्पोर मेथड जो है वो क्वांटिटेटिव, जो हमारी माइक्रोस्कोपी होती है फार्माकोग्नोसी में, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। और ये जो फॉर्मूला इसके लिए यूज किया जाता है, पाउडर की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और इसमें जो परसेंटेज ये कैलकुलेट करता है, परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ अ ड्रग, जहां पर परसेंटेज प्यूरिटी जो फॉर्मूला है वो है = N × W × 100 अपॉन S × M। N का क्या मतलब है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स, जो कि जैसे स्टार्च ग्रेन अगर हम ढूंढना चाह रहे हैं तो उसके बारे में बात करेंगे, जो कि एक सैंपल में काउंट किया जाता है टोटल। W की बात करें तो ये मिलीग्राम्स में वेट होता है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में, जो भी ड्रग हम यूज कर रहे हैं उसका। S का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स, जो कि किसी भी एक माइक्रोस्कोप के अंदर या किसी फील्ड के अंदर हम लोगों ने काउंट किया है। और M का मतलब है मिलीग्राम्स ऑफ द ड्रग सैंपल। तो ये सारा का सारा लाइकोपोडियम स्पोर्स जो होते हैं वो एज ए स्टैंडर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है। तो उसका वेट ऑफ मिलीग्राम जो है वो W में हम लोग यूज करते हैं, और ड्रग का जो है वो मिलीग्राम में हम M में नोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्यूरिटी = N × W × 100 अपॉन S × M। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनलिस्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब एक सेल से दूसरी सेल में बनना,
बढ़ोतरी किस प्रकार से हो रही है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जाना, उसी को प्रोपोगेशन बोलते हैं। इसके डिफरेंट मेथड्स है। तो ये न्यू प्लांट्स को, जो एग्जिस्टिंग वंस हैं उनको क्रिएट करने का जो प्रोसेस है उसे प्रोपोगेशन बोलते हैं। ये सीड से कर सकते हैं जो कि सेक्सुअल प्रोपोगेशन के अंतर्गत आता है, और अदर देन अगर सीड करते हैं तो उसे वेजिटेटिव मेथड्स के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि कटिंग, ग्राफ्टिंग, जो कि एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है प्रोपोगेशन मेथड का, जिसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन, जो कि सीड्स के द्वारा किया जाता है। मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से मिलने के बाद जो है ये बन रहे हैं सीड्स, तो ये सेक्सुअल प्रोपोगेशन के अंतर्गत आएगा। और दूसरा एसेक्सुअल जो होता है, जिसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं प्लांट्स में, जिसमें एग्जांपल्स में आप ले सकते हो, नंबरिंग यहाँ पे देखिए छूट रही है, ये है ग्राफ्ट, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसे हम लोग टिश्यू कल्चर के अंतर्गत देखते हैं, और पांचवा जो है हमारा डिवीजन ऑफ बल्ब्स, ट्यूबर्स एंड राइजोम्स। तो ये सभी जो है प्रोपोगेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डिफाइन द टर्म एंजाइम्स। एंजाइम्स हम सभी जानते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो कि किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को, खास करके अगर प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं या एनिमल्स की बात कर रहे हैं, उनको इंड्यूस करते हैं, उनको एक दिशा में ले जाते हैं, उनको जल्दी कराते हैं, और काम होने के बाद वो वापस आ जाते हैं, यानी रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं होते, उसे एंजाइम्स बोलते हैं। तो और जनरली ये प्रोटीन नेचर में होते हैं। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में, और जो कंज्यूम नहीं होते हैं रिएक्शंस में, इसका ध्यान रखना है। और प्रोटीन होता है इनका नेचर में कैसे होते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर के होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं। जो प्लांट डेराइव्ड एंजाइम्स होते हैं, जैसे एमाइलेज है, इन्वर्टेज है, पैपिन है, ब्रोमेलिन है, फाइसिन है, लाइपोजिनेज है, ये सभी प्लांट डेराइव्ड एंजाइम्स के एग्जांपल्स हैं। और ये सभी जो है इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं फूड प्रोडक्शन में, जैसे कि सिरप है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी को बनाने में इन सभी एंजाइम्स का हम लोग बहुतायत मात्रा में प्रयोग करते हैं। ये इसका यूज भी अगर आता है तो आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा, डिफरेंशिएट ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड फूड ड्रग्स विद एग्जांपल्स। ये एक प्रश्न अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन करके बताया था, 2022-23 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है, तो ये दोबारा से देखिए आया, और हो सकता है इस साल फिर आए, या इसके एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं वापस से, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइबर्स। फाइबर्स जो होते हैं वो प्लांट्स या एनिमल्स के द्वारा थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, लॉन्ग, स्लेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त किए जाते हैं, जो कि रोप्स, टेक्सटाइल्स, कपड़े हमारे लिए धागे बनाने के काम में आते हैं, और मेडिसिनल पर्पसेस में भी खास करके यूज़ किए जाते हैं, और हमारे गट वॉल को वगैरह को साफ करने के काम में भी आते हैं, और फिल्टरिंग एड के तरीके से भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ये फाइबर्स जो होते हैं, फार्माकोग्नोसी में अगर हम लोग देखा जाए तो ये इलोंगेटेड थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं, जिसमें पॉइंटेड इंड्स जो हमें देखने को मिलते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है उसमें सेलुलोज और कई बार लेग्निन के नाम की जो केमिकल कंपाउंड है, ये वहाँ पे हमको देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, बट सेलुलोज जनरली इसमें कंसिस्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल में आप जो है वो जो इसबगोल वगैरह है उसका एग्जाम्पल आप फाइबर्स के रूप में ले सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनलिस्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा, हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी लिया था, ऑक्सिन्स हैं, जिबरेलिन्स हैं, या साइटोकाइनिन्स हैं, वो सब। तो ये हमारा रिपीटेड प्रश्न है, और ये देखिए 2023-24 के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिपीटेड हैं। तो ऐसे ही 25 में भी आपको कई सारे क्वेश्चंस जो है रिपीटेड इनमें से मिल सकते हैं, या इन पर बेस्ड प्रश्न मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आएंगे, अब देख रहे हैं आप यही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं सेम टू सेम, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार रिपीट होगा, बट कुछ रिपीट हो भी सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनुमरेट द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोलाइड्स। एल्कोलाइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन कन्टेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जैसा हमने पहले ही बताया था। अब इनकी कुछ फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, यानी नाइट्रोजनस होते हैं, और नाइट्रोजन है तो बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का काम करता है, तो इसीलिए बेसिक इन नेचर होंगे। ये सॉलिड फॉर्म में जनरली देखने को मिलते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, और कलरलेस होते हैं। इनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, और ये एसिड्स के साथ सॉल्ट बनाते हैं, क्योंकि बेस है तो सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्युबल होता है वाटर में। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कुछ जो एल्कोलाइड्स हमें देखने को मिलते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि वहां पर कायरल सेंटर भी जो है वो देखने को मिलता है नेचुरली अकरिंग जो एल्कोलाइड्स हैं उसमें। नौवां प्रश्न हमारा, मेंशन जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्कोलाइड्स। एल्कोलाइड्स के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें सबसे पहला है हमारा मेयर टेस्ट। मेयर रिएजेंट जो होता है, पोटेशियम मर्करी आयोडाइड सोल्यूशन जो होती है उसको लेते हैं, और उसमें एल्कोलाइड सोल्यूशन जो भी आपका सोल्यूशन है, टेस्ट सोल्यूशन, उसमें हम लोग जब मिलाते हैं तो एक क्रीमी व्हाइट या येलोइश प्रेसिपिटेट बनता है। दूसरा हमारा मेयर टेस्ट के बाद होता है ड्रैगन डार्ट टेस्ट, जो कि हम लोग
रिएजेंट के रूप में पोटेशियम बिस्मथ आयोडेट सोल्यूशन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं रिएजेंट के नाम लिख रहा हूँ, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि हमारे क्रूड जो हमारा क्या बोलते हैं सैंपल है एल्कोलाइड का, उसके साथ अगर एल्कोलाइड है वहां पर तो उसके साथ रिएक्ट करेगा और ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट हमको प्रदान करता है। तीसरा होता है हमारा वैगनर्स टेस्ट, जहां पर वैगनर रिएजेंट जो होता है, जो कि आयोडीन है सिंपल पोटेशियम आयोडेट सॉल्यूशन में, ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देती है जब इसको एल्कोलाइड्स के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि यहाँ पर एल्कोलाइड है या नहीं। और चौथा है हमारा हैगर्स टेस्ट, जहां पर सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं, जो कि थोड़ा येलोइश कलर का होता है, और जब ये एल्कोलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो येलो प्रेसिपिटेट हमको बना करके देता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 बेसिक कॉमन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं फॉर द एल्कोलाइड्स। याद रखिएगा, मेयर टेस्ट, डैगनडार्फ टेस्ट, वैगनर टेस्ट और हैगर्स टेस्ट, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का और इस पेपर का, जो है गिव द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अकेशिया एंड अगार। इस प्रकार से जो आपके प्लांट्स हैं, देखिए इस पर तो केवल कॉटन पे और यहाँ 1-2 प्रश्न ही पूछा है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा ड्रग्स नहीं है आपके सिलेबस में, उन सभी का बायोलॉजिकल सोर्स और उनके केमिकल कांस्टेंट देख लीजिएगा और यूजेस भी देख लीजिएगा, क्योंकि उस पर प्रश्न बनता है। तो इसमें जो आंसर है पहला, जो ड्राइड ग्रमी एक्सुगेट जो होते हैं वो स्टेम से और ब्रांच से हम लोग अकेशिया सेनेगल से प्राप्त करते हैं, वो लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। ये प्लांट जो है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली का है, जिसे हम लोग अकेशिया बोलते हैं, और ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जांपल है। दूसरा है हमारा अगार, ये भी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जांपल है, जो कि ड्राइड जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, जो कि जेलिडियम स्पीसीज या गार्डेसिलिया स्पीसीज से हम लोग प्राप्त करते हैं। इसकी फैमिली जेलिडेसी या फिर गार्डियेसी फैमिली होती है, और ये भी जो है हम लोग वो न्यूट्रिएंट मीडिया बनाने के काम में इसको लेके रहे थे, या सेल का जो कल्चर बना रहे थे, टिश्यू कल्चर बनाए थे, उसके मीडिया के रूप में, सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में अगार का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं और दोनों के सोर्स आपके सामने। तो ये हो गया आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने आपके साथ पिछले 5 पेपर्स जो कि 5 सालों में पूछे गए हैं फार्माकोग्नोसी फर्स्ट के, उन सभी के आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर बताए हैं। इसके पहले मैंने कोशिश की थी 6th सेमेस्टर के बच्चों के लिए कुछ सब्जेक्ट्स में हमने ये काम किया था। हमने फर्स्ट ईयर के 1-2 सब्जेक्ट के साथ इस तरह का काम किया। हमने देखा तो इस तरह जो पेपर आए थे उसमें कई सारे प्रश्न या तो उस पर बेस्ड थे या रिपीटेड प्रश्न भी थे, तो उन बच्चों को काफ़ी मदद मिली। ऐसे में बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी आपके साथ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा गैप है, हम सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। बाकी कुछ सब्जेक्ट जैसे फार्माकोग्नोसी, तो हम लोगों ने अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर भी है, वो भी हम आपको जल्दी देंगे। इसका पहले भी हमने दिया, इस बार का भी आपको अपडेटेड क्वेश्चन पेपर भी देंगे, एक मॉडल पेपर, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से एग्जाम कल मैं उसको अपलोड कर दूंगा आपके लिए। बाकी मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल फार्मेसी, ये सब हम लोगों ने पहले ही बना रखे हैं, और उनके ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या यूनिट वाइज जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वो आप जाओगे यूट्यूब पे हमारे, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं। उनके नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे डॉक्टर पीके शुक्ला, डॉक्टर MP सिंह क्लासेस हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक जो ग्रुप है वहाँ पे भी आपको नोट्स इत्यादि और डिफरेंट नॉलेजेस आपको या जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह होती हैं एग्जाम से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, वो आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा फेसबुक का पेज है और ग्रुप है। और साथ ही साथ हमारा एक ऐप भी है, वहाँ पे हम आपको मिनिमम कॉस्ट में कुछ नोट्स वगैरह जो है, वीडियोस वगैरह वो प्रोवाइड कराते थे। तो यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इन जगहों पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।